Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am teaching you biology. Students, in this session we are going to start with the population dynamics. एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है क्योंकि जब कभी भी किसी जगह पे कोई जानदार रह रहे होते हैं, वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, इंसेक्ट्स हों या इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, उनके अपने इन्फ्लुएंसेस होते हैं हर जगह के ऊपर। और वो जो सारी तब्दीलियां किसी पॉपुलेशन की वजह से आ रही हैं या पॉपुलेशन के अंदर आ रही हैं, उन सब को हम कलेक्टिवली कहेंगे पॉपुलेशन डायनामिक्स। ऑलराइट, ये जो पॉपुलेशन डायनामिक्स हैं, इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं, जो सोशली इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो इंटरेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डेफिनेशन से। व्हाट इज पॉपुलेशन डायनामिक्स? branch of life sciences that studies short-term and long-term changes in the size and age composition of populations and biological and environmental processes influencing those changes. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज की है। अगर इसको वन बाय वन में एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, तो पहले नंबर पे हमने क्या कहा है कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द साइज। इसका मतलब क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पॉपुलेशन के साइजेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी वो छोटी हो जाती है पॉपुलेशन, कभी पॉपुलेशन एक्सपैंड हो जाती है। इसी तरह से उस पॉपुलेशन के इन्फ्लुएंसेस भी। फिर साथ जिक्र किया गया है यहाँ पे एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब एज कंपोजिशन को एज अ फैक्टर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ द पॉपुलेशन हम स्टडी करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एज ग्रुप्स कितने हैं, यानी कि बच्चे कितने हैं, यूथ कितनी है, नौजवान जो हैं वो कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, उनमें मेल्स और फीमेल्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं इन द एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस एंड जेंडर इक्वेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन द एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशंस। Then is biological and environmental processes influencing. अब ये वाली एक सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन चूंकि खुद भी एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, बायोटिक कंपोनेंट है इस एनवायरनमेंट का, तो इनके अपने भी इन्फ्लुएंसेस हैं। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली जो रिसोर्सेज का मेन सोर्स हमारे पास जो रिजर्वायर है, इट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में कोई भी एक चीज अगर लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे बिहेव करेगी तो पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। इन्हीं तब्दीलियों को हम कलेक्टिवली नाम दे देते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन डायनामिक्स को अगर हम स्टडी करना चाहें तो कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिस्ट करेंगे तो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। The first thing right here is population size, then population density, patterns of dispersion, demographics, population growth and limits on population growth. अब ये सारे कंपोनेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़े हैं, इनको वन बाय वन हम फर्दर डिटेल के अंदर देखते हैं ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इसको प्रिपेयर कर सकें और साथ ही साथ ये टॉपिक आपको समझ भी आ सके। द फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। पॉपुलेशन को अगर हम डिफाइन करने जाते हैं तो उसको दो अंदाज में हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इट इज डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन साइज को ये वाली चीज डिटरमिन कर सकती है कि अगर एक ही जगह एक ही वक्त पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाकी तमाम पॉपुलेशन से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, तो हम यूं कहेंगे कि जितना उस जगह का जीन पूल है वही असल में वहां की पॉपुलेशन है, या जितनी पॉपुलेशन है वही उसी का जीन पूल कहलाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन को डिफाइन करना ज्यादा जरूरी है। पहली डेफिनेशन हमने जो यहाँ पे की है, इट इज रिगार्डिंग द जेनेटिक्स एंड जीन पूल। ऑलराइट, सेकंड डेफिनेशन क्या है इसको देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, सेकंड रेफरेंस या सेकंड पॉइंट या स्टैंडर्ड जिसके जरिए हम डिफाइन कर सकते हैं किसी पॉपुलेशन को, इट इज जियोग्राफिकल रेंज। और ये वो वाला हिस्सा है जो सबसे ज्यादा फेमिलियर डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि जानदारों का एक ऐसा मजमुआ जो एक ही वक्त में एक जगह पे मौजूद होगा। तो वो जो जगह है वो उसकी जियोग्राफिकल रेंज को एक्सप्लेन कर रही है। इकोलॉजिस्ट को भी बुनियादी तौर पे यही वाली डेफिनेशन ज्यादा पसंद है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ डिफाइंड एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम, इसको हम कहेंगे ये है पॉपुलेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इकोलॉजिस्ट आर मोर कंसर्न विद सेकंड टाइप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। सेकंड फैक्टर या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे अंदाजा हो रहा होगा कि जब हम जनरली फिजिक्स में डेंसिटी वगैरह की टर्म यूज करते हैं तो वहां पे तो हमने मैस और वॉल्यूम वगैरह को रिलेट करना होता है। यहाँ पे हम जियोग्राफिकल एरिया को और बायोमास को या इंडिविजुअल्स की तादाद को रिलेट कर सकते हैं कि किसी भी एक जगह पे जो जानदार मौजूद हैं वो उस जियोग्राफिकल एरिया के यूनिट के एतबार से कम है
तो डेंसिटी कम होगी, अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑलराइट, इसको एक्सप्लेन करें, जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और पॉपुलेशन मास पर यूनिट एरिया। अब ये वाली चीज जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताई है मैंने अभी, इसको जरा अंडरस्टैंड करें कि अभी अगर आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं विद इन वन फैमिली, आप लोग जरा इमेजिन करें कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोगों के दादा दादी वगैरह उनके 4-5 अगर बच्चे वो एक ही घर में रह रहे होते, और फिर उनके जो होने वाले बच्चे हैं जो आपकी जनरेशन है वो सारे के सारे भी एक ही जगह पे रह रहे होते, तो जो सबसे पहले वाली जनरेशन थी उनका मैस या उनकी डेंसिटी पर यूनिट एरिया तो बहुत कम थी, तो उस वक्त पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम तस्वुर की जाएगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो जो आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर आप लोग एक ही घर में रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब क्या हुआ है, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज होना शुरू हो गए। जब इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि अब पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज हो चुकी है। विद इन द लिविंग सिस्टम्स या विद इन द नेचर जब हम इसको देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि एक ही तरह की स्पीशीज डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, और उसकी डेंसिटी भी वेरी कर सकती है। या ये भी मुमकिन है कि एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो हैं उनके डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन डेंसिटीज बना के बैठे हों। ऑलराइट, इसको अगर हम लिखने के लिए याद रखेंगे तो 2 पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट एट डिफरेंट डेंसिटीज इन एन एरिया, डिफरेंट हैं और एक ही जगह पे हैं तो उनकी डेंसिटी भी मुख्तलिफ हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे ह्यूमन पॉपुलेशंस की हम बात करें तो इंसानों की डेंसिटी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे शेर और टाइगर्स और चीतास और लेपर्ड्स वगैरह इनकी डेंसिटी बहुत कम। लेकिन साथ ही अगर हम अमेज़न जंगल में चले जाएं तो हमें पता चलेगा कि वहां पे एनिमल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, उनकी डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी, लेकिन इंसानों की डेंसिटी एज कंपेयर टू सिटीज और मेट्रोपॉलिटन सिटीज वहां पे बहुत कम होगी। तो ये वाली वेरिएशन आप लोगों ने याद रखनी है। देन वी कैन से सिमिलर स्पीसीज एग्जिस्ट एट डिफरेंट डेंसिटीज इन डिफरेंट एरियाज। ये जो भी मैंने ह्यूमंस की एग्जांपल आपको दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट फैक्टर इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टूडेंट्स। आमतौर पे जो इंसान है वो अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन रिसोर्सेज वाली जगह पे कॉलोनाइज हो जाते हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर हम नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। वो जो कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं उनको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। अभी individual members of a population distributed over a geographical area is known as population distribution। अब इस population distribution को हम किस तरह से आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? पहली चीज हमारे पास है clumped distribution और attraction, यानी बहुत सारे जानदार किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद हैं, लेकिन छोटे छोटे क्लम्प्स बना के, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के इकट्ठे रहना शुरू हो जाएं, तो उसको हम कहेंगे दिस इज अ टाइप ऑफ क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, इसकी बेहतरीन एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है कि अगर बांस के पौधों को हम देखें तो वो ग्रुप्स की शक्ल में ग्रो करने को प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू के इंडिविजुअल प्लांट एक एक स्टेम के थ्रू ग्रो करता चला जाए। सेकेंड चीज जो हमें नजर आ रही है स्टूडेंट्स, इट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। उसके नाम से पता चल रहा है, इसको हम रिपल्शन की प्रॉपर्टी के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि है क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल या एक मखसूस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल या मखसूस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक खास हद तक रिपेल करेगा, जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। Alright students, then we have the third type of population distribution. It is known as random distribution. अब उसके नाम से पता चल रहा है random है, इसको अट्रैक्शन से या रिपल्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चूंकि इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा तो जहां चाहे ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, जहां चाहे कम हो जाएं, इस वजह से इसको हम कहते हैं इट इज रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी के तहत बहुत सारी स्पीसीज दुनिया में डिफरेंट हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करते हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का बायस भी बन सकते हैं। Alright students, then we have the next attribute, it is population growth. Simplest case of population growth is that which occurs when there are no limitations on growth within the environment. अब स्टूडेंट्स ये बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो पॉपुलेशंस ग्रो कर रही हैं वो तो एनवायरनमेंट का बायोटिक फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द एबायोटिक फैक्टर। तो जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं वो भी जानदारों को मुतासिर करने की सलाहियत रखते हैं। अब इसकी मिसाल हम यूं ले लेते हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन को मुकम्मल आज़ादी दे दी जाए कि भाई ग्रो करना है तो करते चले जाओ, लेकिन उनके न्यूट्रिएंट्स रोक दिए जाएं,
उन्हें बाकी तो रिप्रोडक्टिव आज़ादी दे दी जाए लेकिन उनकी खुराक बंद कर दी जाए। तो अब इस केस में क्या हुआ कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस आ गया और न्यूट्रिएंट्स उनके लिमिटिंग रिएक्टेंट्स बन गए। तो ये हैं एनवायरमेंटल लिमिट्स। अगर एनवायरमेंटल लिमिट से आज़ाद होंगे तो फिर तो जितनी मर्जी आबादी बढ़ाते चले जाएं, लेकिन एनवायरमेंटल लिमिट्स या एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट वो इसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी चीज़ को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम याद रखेंगे कि फर्दर जो दो हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के इंटरनली, इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, इंटरनली। अगर पॉपुलेशन खुद से ये तय करे कि मैंने कितनी स्पीड में रिप्रोड्यूस करना है विदाउट एनी लिमिट्स, तो फिर तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें होती नजर आ सकती है। पॉपुलेशन ग्रोइंग अंडर आइडियल कंडीशंस विदाउट लिमिट्स, दैट इज एज फास्ट एज इट कैन। इसका मतलब क्या है कि खुराक की भी फरावानी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर्स भी मिल रहे हैं, ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मिल रही हैं। अब प्रोड्यूसर्स हों या कंज्यूमर्स हों, कोई भी जानदार होगा वो अपनी पॉपुलेशन के अंदर बेहतरीन अंदाज में रिप्रोड्यूस करता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट फैक्टर जो है उसको नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब चूंकि हमने इसको मैक्सिमम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का या पॉपुलेशन ग्रोथ का फैक्टर कहा है, तो इस हवाले से इसे आमतौर पे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है आर मैक्स के अंदर। आर मैक्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इनको भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज लाइफ हिस्ट्री फीचर्स, एज एट बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जब रिप्रोडक्शन का आगाज हुआ था किसी पॉपुलेशन के अंदर, उस वक्त रिप्रोड्यूस करने वाले इंडिविजुअल्स की एज क्या थी। इसका मतलब है कि हम इस बात से रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। सेकेंड चीज जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, इट इज नंबर ऑफ यंग्स प्रोड्यूस्ड, कि कितने ऐसे जानदार हैं जो मिसकैरेज या एबॉर्शंस वगैरह के प्रोसेसेस से बच के बड़े हुए, जवान हुए और रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद यंग सर्वाइवल रेट, के जो जवान हुए और फिर बचे भी रहे, ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी कुदरती आफत की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसमें हम ह्यूमंस को सिर्फ शामिल नहीं करते बल्कि तमाम टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स या तमाम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज विद इन अ जियोग्राफिकल रेंज, इनको इंक्लूड किया जा सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो हमारे पास अगली चीज आ रही है, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ग्रोथ का ये वाला जो एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स, ये ह्यूमंस के ऊपर उस तरह से अप्लाई नहीं होता जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर स्पेशली हो सकता है। और ये क्या है, population size at a given time is equal to the population size at an earlier time times some greater than one number। अब इसका मतलब क्या है, इसके लिए आप मिसाल समझेंगे तो आपको फौरन आइडिया होना शुरू हो जाएगा। If a population increases the size at 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, it is exponentially growing by factor 2। अब आपको समझ आएगी स्टूडेंट्स कि कोई भी ऐसा जानदार जो रेप्लिकेट करे या रिप्रोड्यूस करे तो 2 और 2 से 4 और 4 से 8 कॉपीज में डिवाइड होता चला जाए या रिप्रोड्यूस करता चला जाए, इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए भी ये बात याद रखिएगा, देयर शुड बी नो लिमिट्स फ्रॉम द जियोग्राफिकल जोन्स और द क्लाइमेटिक कंडीशंस, किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर, सूनर और लेटर एनी पॉपुलेशंस विल रन इनटू लिमिट्स इन एनवायरनमेंट। उसके लिए मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि अगर किसी एनवायरनमेंट में से न्यूट्रिएंट्स ही एटलीस्ट गायब हो जाएं तो यही काफ़ी है उस पूरी पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर हम मकई काश्त कर रहे हैं या कपास काश्त कर रहे हैं या गंदम काश्त कर रहे हैं, इन सब को मैग्नीशियम की तो ज़रूरत है बिकॉज ऑल ऑफ द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, और नाइट्रोजन की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर सॉइल में सिर्फ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है, अब ये पॉपुलेशन सही तरह से ग्रो नहीं कर सकेगी। अगर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स ग्रो नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ में हमें एक एक्सपोनेंशियल पैटर्न नजर आना था, अब वो भी नजर नहीं आ सकेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन डायनामिक्स। आज के सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।